बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा आज़म एंड आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज हम अपने क्लिनिक के पीड सेक्शन में मौजूद हैं, जहां पे हमारे पास मुख्तलिफ पैदाइशी मजदूरी से रिलेटेड या फिर स्पेशल चाइल्ड आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सीपी के बच्चे ज़्यादा तादाद में आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीपी क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, सीपी के बच्चों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनमें कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके अलावा उनको किस तरह के मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है और इनका हल क्या है, हम कौन कौन सी इंटरवेंशंस अप्लाई करते हैं जिसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली कर सकें, यानी कि रोज़मर्रा के वो तमाम काम काज जो कि किसी मोहताजी के बगैर वो कर सकें, हम उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करवाते हैं। आज इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी को हम मोटर डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर कहते हैं। बच्चे पैदाइश के बाद अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उनको हम डिलेड माइलस्टोन्स एक टर्म भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पर जब बच्चे पैदाइश के वक्त उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, तो उस वजह से ब्रेन का कुछ हिस्सा वो अपना काम करना छोड़ देता है और उसकी वजह से जिस्म पे उसके असरात नज़र आते हैं। पैदाइशी तौर पर जो बच्चे किसी मजूरी का शिकार होते हैं, उसमें बेशुमार वजूहात में से एक अहम वजह सीपी होती है। अगर सीपी की वजूहात की बात की जाए तो उसमें बेशुमार वजूहात में से एक वजह प्री मैच्योर बर्थ होता है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो 7th या 8th मंथ में उसकी बर्थ हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें हाइपोक्सिया जनरेट हो जाता है और उसके अंदर सीपी चाइल्ड के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर किसी ट्रॉमा या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके डेवलपिंग चाइल्ड के ऊपर अफेक्ट आता है। या कोई कॉन्जेनेंटल रीज़न हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रीजंस भी हो सकती हैं, जिसमें मदर जो है अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बच्चा जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता और जिसकी वजह से वो उसके अंदर सीपी चाइल्ड के सिम्टम्स आते हैं। इन सब के अलावा रीज़न इडियोपैथिक भी हो सकती है, जिसके अंदर कोई मखसूस वजह नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसके बावजूद जो बच्चा है वो सीपी चाइल्ड पैदा होता है। सीपी चाइल्ड की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बाज़ दफ़ा वो हेमीप्लीजिक रिपोर्ट होते हैं, यानी कि उनके जिस्म की एक पूरी साइड मुतासर होती है। बाज़ दफ़ा वो पूरा दायां हिस्सा मुतासर होता है, जिसमें दायां बाजू और दाईं टांग आती है, या बायां हिस्सा मुतासर हो सकता है। इसके अलावा सम केसेस के अंदर वो पैराप्लीजिक रिपोर्ट करते हैं, जिसमें उनकी टांगें ज़्यादा मुतासर होती हैं और बाजू काम करते हैं। और बहुत से केसेस के अंदर उसे हम क्वाड्रिप्लीजिक हेमीप्लीजिया भी डिक्लेयर करते हैं, जिसमें उनके बाजू और टांगें दोनों मुतासर होती हैं। हमारे पास क्लिनिक में सीपी चाइल्ड डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के साथ आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास स्पास्टिक सीपी के साथ आते हैं, जिसमें जिस्म में उसके बिल्कुल अकड़ाव होता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी टाइप्स की बात की जाए तो उसमें एक टाइप हमारे पास एक्टिटॉइड सीपी होता है, जिसके अंदर सीपी चाइल्ड के अंदर जर्की मूवमेंट्स यानी कपकपाहट आती है और अकड़ाव भी महसूस करते हैं। सीपी चाइल्ड के बच्चों की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा मसला उनकी मस्कुलर वीकनेस होती है। इतने मसल्स उनके वीक हो जाते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते, वो उठ के बैठ नहीं सकते, वो चल फिर नहीं सकते। बाज़ दफ़ा तो बच्चों की नेक होल्डिंग नहीं हो रही होती, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम उनको जस्ट नेक होल्डिंग पे लग जाता है। इसके अलावा बच्चों का बैलेंस का बहुत बड़ा इशू होता है, उनका बैलेंस नहीं हो पाता, वो बैठ नहीं सकते। जिस तरह पहले भी बताया कि उनको चलने में बहुत ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ उनकी मस्कुलर टोन वो इम्बैलेंस होती है, यानी कि कुछ मसल्स उनके बहुत ज़्यादा स्टिफनेस की वजह से, अकड़ाव की वजह से टाइट रहते हैं और दूसरे मसल्स वो उनके वीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनको सिलेक्टिव कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो कोई भी काम करते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर ठीक तरह से सरअंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा उनको खाने पीने में, चीज़ें निगलने के अंदर भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बहुत से बच्चे वो बातचीत ठीक तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में, एक दूसरे को अपनी बात समझाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सीपी चाइल्ड को डिफरेंट मस्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट होता है, जिसमें उसके पट्टे सिकुड़ जाते हैं या अकड़ाव में चले जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़, जिसे हम जिस्मानी मजूरी कहते हैं, वो चीज़ देखते हैं। इसके अलावा सीपी चाइल्ड को डिफरेंट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली उसको हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ आते हैं, इनकॉन्टिनेंस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी या इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी हो सकते हैं। सीपी चाइल्ड की मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जहां तक उसकी रिहेबिलिटेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर फिजिकल थेरेपी का बहुत बुनियादी एक रोल है, जिसके अंदर क्लिनिक पे बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट ऐसी एक्सरसाइज को डिज़ाइन करते हैं जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उसकी डेली एक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होती है और उसकी लिविंग जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी में ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसी मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ना सिर्फ उसकी कंडीशन में बेहतरी होती है, उसकी ओवरऑल मोबिलिटी भी इंप्रूव होती है। सीपी चाइल्ड के बच्चों की रिहेबिलिटेशन और ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे बच्चों का इलाज करते हैं। अगर टेक्निक्स को मैं एक ब्रीफली बताना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट होती है। CIMT एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों की रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी या अकड़ाव को कम करने के लिए। हमें डिफरेंट पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाना पड़ती हैं। जो मसल्स उनके वीक होते हैं उसके लिए हमें वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करवाना पड़ती हैं। वेट ट्रेनिंग में हमारे पास बैलेंस ट्रेनिंग भी आती हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को ट्रेडमिल ट्रेनिंग करवाते हैं, बच्चों को चलना सिखाया जाता है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज बगैर किसी मोहताजी के कंप्लीट कर सकें। और बच्चों का ये जो ट्रीटमेंट प्लान होता है ये कस्टमाइज्ड होता है, यानी कि हर बच्चे की कंडीशन को देखते हुए हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन करते हैं। फिजियोथेरेपी से जादू कह सकते हैं आपके होता है। बच्चे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद अपने रोज़मर्रा के कामकाज करने के काबिल हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे आए जिनको हमने फिजियोथेरेपी से ट्रीट किया और उसके बाद वो साइकिलिंग करने के काबिल हो गए। वो अपने घर में स्टेयर्स आसानी से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे वो अपने सारे कामकाज बड़े आसानी से करते हैं। तो फिजियोथेरेपी इस तरह के बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके आसपास सीपी से मुतासरा बच्चे हैं तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी फ़िज़ियोथेरेपी के लिए आप अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आप अगर ऐसे बच्चों को हमारे पास क्लिनिक पे लाना चाहते हैं तो आप हमारा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेशली ऐसे बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।